एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आज की कक्षा का टॉपिक है आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के आइटम्स। कौन कौन से मदें भुगतान संतुलन में सम्मिलित की जाती है। हमने भुगतान संतुलन के व्यापार संतुलन के बारे में पढ़ा, भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसका फंक्शनिंग को पढ़ा। और आज हम डिस्कस करेंगे भुगतान संतुलन की मदें कौन कौन सी हैं, भुगतान संतुलन में किन किन मदों को सम्मिलित किया जाता है। भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं, ये आपको जानकारी में ही चाहता हूँ। एक तो चालू खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाते में कौन कौन से आइटम्स जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। करेंट अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनमें सबसे पहला आइटम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं का आयात और निर्यात। चालू खाते की मद है ये। और जब देश से निर्यात होते हैं तो हमें प्राप्तियां होती है, तो प्राप्ति पक्ष में से लिखा जाता है। जब हम आयात करते हैं तो हमें भुगतान करना होता है, जिससे हम भुगतान पक्ष में लिखते हैं। इस तरह से जितने भी निर्यात हैं जिनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है उन्हें हम प्राप्ति पक्ष में रखेंगे। जितने भी भुगतान हैं जिनमें हमें विदेशी मुद्रा भुगतान करनी हो रही है विदेशों को, उसे हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे। तो पहला आइटम है करंट अकाउंट का, चालू खाता का, वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज। दूसरा आइटम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। छात्रों, हमने व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के अंतर को समझते समय ये तथ्य सामने सामने आया था कि व्यापार संतुलन में हम कमोडिटीज यानी दृश्य वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में हम अदृश्य वस्तुओं यानी सर्विसेज को भी सम्मिलित करते हैं। तो भुगतान संतुलन की मदों में पहली जो महत्वपूर्ण मद है वो है दृश्य वस्तुएं यानी कमोडिटीज, जिनका निर्यात और आयात। इस तरह से दूसरी जो महत्वपूर्ण मद होती है सेवाओं, विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाएं, कंपनियों की सेवाएं। ह्यूमन रिसोर्स का जो एक्सपोर्ट होता है और ह्यूमन रिसोर्स जब विदेश में जाकर के सेवा देता है तो उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसे हम प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं। जब विदेशी ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विशेषज्ञ हैं, कंपनी संबंधी सेवाएं हैं, वो हमारे देश में आकर के सेवा देते हैं और हमें उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं, तो हमारा भुगतान होता है और उसे हम भुगतान पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को भी हम भुगतान संतुलन के मद के रूप में सम्मिलित करते हैं। इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को भी भुगतान संतुलन के मद के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से एक्सपेंडिचर ऑन टूरिस्ट एंड डेलीगेशंस, जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आ रहे हैं, विदेशी पर्यटकों से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है वो हमारे प्राप्ति पक्ष में लिखी जाएगी। जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में पर्यटक के रूप में जा रहे हैं और देश के नागरिक जब पर्यटक के रूप में जा रहे हैं तो उससे विदेशी मुद्रा का व्यय हो रहा है, उसे हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे। इस तरह से सरकारी डेलीगेशंस आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, राजनेताओं का आदान आते हैं, राजनेता का जाना होता है। हमारे देश के राजनीतिज्ञ, हमारे देश के विशेषज्ञ, हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देश में जाते हैं डेलीगेशन के रूप में। जब वो जाते हैं तो विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। जब वो वहाँ दूसरे देशों के डेलीगेशन हमारे देश में आते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उससे प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं। इस तरह से रिटर्न ऑन पेमेंट्स, जो भुगतान का प्रतिफल है, जो चाहे ब्याज के रूप में मिले, लाभ के रूप में मिले, वो
सारे पेमेंट जो है वो भुगतान पक्ष में वो हमारे करंट अकाउंट के आइटम होते हैं। अगर हम पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसे प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं। यदि हमारी तो विदेशी मुद्रा में हम भुगतान कर रहे हैं तो उसे हम भुगतान पक्ष में लिखते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, विभिन्न प्रकार के व्यय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सरकार की दूतावासों पर जो व्यय होते हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के व्यय सरकार विभिन्न मदों में करती है। अगर विदेशी दूतावास का भारत में संचालन होता है और उस पर व्यय होता है तो हमें प्राप्ति होती है, उसे हम प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं। भारतीय दूतावास जो विदेशों में संचालित हो रहे हैं उन पर जो सरकार व्यय कर रही है वो भुगतान होता है, विदेशी मुद्रा का उसमें भुगतान करना होता है, अतः उसे हम भुगतान पक्ष में लिखते हैं। सरकार के द्वारा किए गए व्यय जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की मद के रूप में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, वो भी हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन यानी बिना प्रतिफल के भुगतान। दान के रूप में हमने कोई धनराशि दे दी है, दान के रूप में हमें कोई धनराशि प्राप्त हो गई है, यानी ऐसी राशि जिसका कोई प्रतिफल नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, यानी उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है या सरकार के द्वारा देश के नागरिकों द्वारा नहीं लिया जाता है। ऐसे सारे भुगतान भी करंट अकाउंट में आएंगे। अगर भुगतान प्राप्त हो रहा है तो उसे प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, यदि भुगतान जो है वो किया जा रहा है तो भुगतान पक्ष में लिखेंगे। इसके अलावा कई मिसलेनियस पेमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं जिन्हें जो संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा या कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे मिसलेनियस पेमेंट्स हैं वो भी हमें करंट अकाउंट के में लिखे जाते हैं। अगर वो उनमें धनराशि प्राप्त हो रही है तो उसे प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है, धनराशि का भुगतान किया जा रहा है तो उस भुगतान पक्ष में लिखा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट एक अल्पकालीन लेन देन का अकाउंट होता है और इसमें वस्तुओं के आयात निर्यात इसका मुख्य मद होती है। दूसरी मुख्य मद इसकी सेवाओं के आयात निर्यात की होती है। फिर टूरिस्ट के रूप में जो लोग आ रहे हैं, डेलीगेशन के रूप में जो लोग आ रहे हैं या जो लोग जा रहे हैं, उन पर किए जाने वाले वे यानी टूरिस्ट का आगमन, टूरिस्ट का प्रस्थान, डेलीगेशन का आगमन, डेलीगेशन का प्रस्थान। जो प्रतिफल विनियोग किए गए हैं उन विनियोग के बदले जो प्रतिफल मिल रहा है, विदेशी पूंजी हमें देश में आ रही है, उसके बदले हम प्रतिफल में ब्याज और लाभांश भेज रहे हैं, या हमारे नागरिकों द्वारा विदेशों में जो पूंजी लगाई हुई है उसके बदले ब्याज और लाभांश आ रहा है। फिर आता है रिटर्न ऑन पेमेंट के रूप में, इस मद के रूप में हम सम्मिलित करते हैं। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो दूतावासों पर किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। दूसरे देश, विदेशी सरकार द्वारा जो हमारे देश में व्यय किया जाता है तो प्राप्ति होती है। हमारी सरकार द्वारा जब विदेशों में व्यय किया जाता है तो भुगतान होता है। तो सरकार के द्वारा जो किए गए सारे व्यय हैं, सारे खर्चे हैं, वो सब करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन यानी बिना प्रतिफल के भुगतान। जैसे विदेशों में काम करने वाले लोग स्वदेश में अपने धनराशि को रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए भेजते हैं, वो भी एक तरह से कंसिडरेशन हो गया। हमारे देश में काम करने वाले लोग विदेशी अपने परिवार के लिए भेज रहे हैं, विदेश में धनराशि भेज रहे हैं, या दान के रूप में, उपहार के रूप में जो धनराशि दी जा रही है विदेशी मुद्रा में दी जा रही है, या दान या उपहार के रूप में विदेशी मुद्रा में धनराशि ली जा रही है, वो सारी राशि विदाउट विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट कहलाती है, यानी बिना प्रतिफल के भुगतान कहलाती है। इसके अलावा भी छोटे छोटे मिसलेनियस पेमेंट्स होते हैं जो कैपिटल अकाउंट में नहीं आते हैं, की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन सभी को करंट अकाउंट में रखा जाता है। इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर ये जो 7 आइटम है वो करंट अकाउंट के आइटम के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब आता है कैपिटल अकाउंट के आइटम। कैपिटल अकाउंट में 1 साल या उससे अधिक अवधि के जो कुछ भी भुगतान या प्राप्तियां होती है उसे कैपिटल अकाउंट की श्रेणी में रखे जाते हैं, पूंजीगत खाते के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें खासतौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया है, यानी साल भर से अधिक अवधि के लिए जो विनियोग किया गया है,
या विदेशियों द्वारा हमारे देश में विदेशी पूंजी का विनियोग किया गया है, इन दोनों को हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। अगर विदेशी पूंजी प्राप्त हो रही है तो प्राप्ति में शो करेंगे, विदेशी पूंजी का अगर भुगतान किया जा रहा है तो भुगतान में शो करेंगे। इस तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 6 महीने के लिए, 90 दिन के लिए, 8 महीने के लिए जो विनियोग किए जा रहे हैं, ऋण के रूप में लिया जा रहा है, ऋण के रूप में दिया जा रहा है, तो उन सभी विनियोगों को अगर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, यदि भुगतान हो रहा है तो भुगतान पक्ष में। एक और महत्वपूर्ण आइटम है जो लंबे समय से भुगतान संतुलन के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता रहा है, अब इसका महत्व कम हो गया है, वो गोल्ड मूवमेंट। पहले स्वर्ण का आयात और निर्यात कोई स्वर्णमान था, और स्वर्णमान होने के कारण किसी देश की मुद्रा और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं था और 100% कन्वर्टिबिलिटी थी। तो स्वर्ण का मूवमेंट जो होता था, स्वर्ण का आयात या निर्यात किया जाता था, उसकी प्रविष्टि भी कैपिटल अकाउंट में रखी जाती थी। अब तो इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। पर भुगतान संतुलन का अगर संतुलित नहीं होता है तो उसे संतुलित करने के लिए गोल्ड मूवमेंट किया जाता है, यानी स्वर्ण का या तो निर्यात किया जाता है या स्वर्ण का आयात किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका बहुत कम महत्व है। अब तो विनियोगों द्वारा इसकी पूर्ति कर ली जाती है, लॉन्ग टर्म विनियोगों द्वारा उसकी पूर्ति कर ली जाती है, दीर्घकालीन विनियोगों द्वारा उसकी पूर्ति कर ली जाती है। लेकिन गोल्ड गोल्ड मूवमेंट भी भुगतान संतुलन का कैपिटल अकाउंट का एक महत्वपूर्ण आइटम रहा है, लेकिन इसका प्रचलन बहुत कम है। फिर एक और खास बात, कुछ भी त्रुटियां भूल चूक रह गई है जिसे ओमिशंस कहा गया है, यानी किसी भी कारण से कोई भी आइटम कहीं पर भी सम्मिलित नहीं हो पाया है, कोई गलती रह गई है, उसके करेक्शन, उसका संशोधन, उस भूल चूक को के संबंधित जो भी आइटम मद होती है उस मद को भी कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, ताकि भुगतान संतुलन को संतुलित किया जा सके। इस प्रकार कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गोल्ड मूवमेंट और ओमिशंस जैसे 4 आइटम जो है वो मद के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। भुगतान संतुलन संतुलन हमेशा सदैव संतुलित रहता है, यानी चालू खाते और पूंजी खाता दोनों को मिला करने के बाद अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस संतुलित नहीं होता है, अगर प्राप्ति पक्ष कम है और भुगतान पक्ष अधिक है, तो उसको संतुलित करने के लिए विदेशी विनियोग या ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त की जाती है और उसे संतुलित कर दिया जाता है। इसलिए अकाउंटिंग की दृष्टि से बैलेंस शीट की तरह कैपिटल अकाउंट भी सदैव संतुलित रहता है, उसका प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष जो है वो बैलेंस रहता है। संक्षेप में कंक्लूजन के रूप में हम कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम्स 2 भागों में विभाजित हैं। एक तो करेंट अकाउंट के आइटम्स हैं, दूसरा पूंजी कैपिटल अकाउंट के आइटम्स हैं। करेंट अकाउंट के जो आइटम्स हैं इनमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, expenditure on tourist and delegations, return on payment, government expenditure, payments without consideration and miscellaneous payment। अब हिंदी में अगर भाषी विद्यार्थियों के लिए मैं संक्षेप में बता दूं, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें, और इसमें चालू खाते की मदों के हम चर्चा कर रहे हैं। और चालू खातों की मदों में पहली मद है वस्तुओं के आयात और निर्यात, दूसरी मद है सेवाओं का आयात और निर्यात, तीसरी मद है पर्यटक और गणमान्य नागरिकों का पर किए जाने वाला व्यय, भुगतान का प्रतिफल, सरकारी व्यय, बिना प्रतिफल के भुगतान और मिसलेनियस पेमेंट्स, विविध व्यय। ये सारे जो है वो चालू खाते से संबंधित आइटम्स हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स की बात करें। आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ओमिशंस। हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए पूंजी खाते के मदों के अंतर्गत
हम दीर्घकालीन विनियोग से संबंधित मदे आती है, अल्पकालीन विनियोग से संबंधित मदे आती है, स्वर्ण का आयात निर्यात आता है और भूल चूक आती है। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पक्ष होते हैं, एक तो करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में मूल रूप से अल्पकालीन या मुख्य सौदे जो हैं वो लिखे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में दीर्घकालीन और पूंजीगत विनियोग मदों को सम्मिलित किया जाता है। दोनों का भुगतान सदैव संतुलित रहता है, तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, चाहे प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष लेखे की दृष्टि से उसे सदैव संतुलित रखा जाता है। ये भुगतान संतुलन की एक खास विशेषता है। तो ये था आज हमने जो डिस्कस किया कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदों के बारे में आज चर्चा की। भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, करेंट अकाउंट चालू खाता, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। चालू खाते और पूंजी खाते की प्रमुख मदों के बारे में आज हमने चर्चा की। ये था आज की कक्षा का विषय। थैंक यू वेरी मच।